जरा सोचिए, एक ऐतिहासिक कानून पास होता है। एक ऐसा कानून जो भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की गारंटी देता है। जश्न मनता है, इतिहास रचा जाता है, लेकिन फिर कुछ नहीं होता। आज की हमारी पड़ताल इसी पहेली पर है। भारत ने महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, तो फिर उसे भविष्य के लिए टाल क्यों दिया? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस लगातार बढ़ते अंतर को समझेंगे जो इस समस्या की जड़ है। फिर उस ऐतिहासिक कानून पर बात करेंगे जो इसे बदलने के लिए लाया गया। इसके बाद हम उस बड़ी देरी के पीछे के कारणों को जानेंगे, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नई योजना पर नजर डालेंगे और आखिर में लोकतंत्र के उन बुनियादी सिद्धांतों को समझेंगे जिन पर यह पूरी बहस टिकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी हल को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि समस्या कितनी बड़ी है। और जब भारत में राजनीति की बात आती है तो महिलाओं के प्रतिनिधित्व का ये अंतर वाकई बहुत बड़ा है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। सोचिए, महिलाएं भारत की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, 50%। लेकिन देश के सबसे शक्तिशाली सदन यानी लोकसभा में उनकी मौजूदगी महज 15% के आसपास है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सत्ता के भारी असंतुलन को दिखाता है। और बात सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है। अगर हम दुनिया भर में देखें तो भारत इस मामले में काफी पीछे है, 144th रैंक। ये हमें बताती है कि रवांडा और स्वीडन जैसे कई देश अपने लोकतंत्र में महिलाओं को शामिल करने में हमसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आखिर पीछे क्यों है? लेकिन यहां कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जब हम राष्ट्रीय स्तर से हटकर स्थानीय स्तर पर यानी पंचायतों में देखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। पंचायतों में जहां 1992 से आरक्षण लागू है, 46% से ज्यादा प्रतिनिधि महिलाएं हैं। ये एक शानदार उदाहरण है जो दिखाता है कि जब इस तरह के ठोस कदम उठाए जाते हैं तो वो काम करते हैं। इस एक नीति ने जमीनी स्तर की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। तो दशकों के इस अंतर को पाटने के लिए लगभग 30 साल के लंबे संघर्ष के बाद एक समाधान सामने आया। एक ऐसा कानून जो पूरे खेल को बदलने का वादा करता है। इसका आधिकारिक नाम है संविधान 106 संशोधन अधिनियम 2023, जिसे हम सब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानते हैं। इसका वादा बहुत सीधा और शक्तिशाली है। लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पर यह कामयाबी रातों रात नहीं मिले। इस कानून का सफर 1996 में शुरू हुआ था और अपनी मंजिल तक पहुंचने में इसे लगभग 3 दशक, कई सरकारें और न जाने कितनी ही बहसें लगी। इसीलिए 2023 में इसका पास होना वाकई एक ऐतिहासिक पल था। और ये जो भावना थी, ये हर तरफ महसूस की जा रही थी। इसे देश भर के महिला आंदोलनों के लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। दशकों के संघर्ष के बाद ऐसा लगा कि आखिरकार राजनीतिक शक्ति में लैंगिक समानता की तरफ एक ठोस कदम उठा लिया गया है। लेकिन ठीक यहीं पर कहानी एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ लेती है। कानून बन गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई वो आरक्षित सीटें हैं कहां? ये लाख टके का सवाल है ना? अगर संसद ने 1/3 सीटों पर आरक्षण के लिए वोट कर दिया है, तो फिर वो सीटें अब तक लागू क्यों नहीं हुई? इसका जवाब 2 बड़ी और पेचीदा प्रक्रियाओं में छिपा है। इसका जवाब, जैसा कि मैंने कहा, 2 बड़ी प्रक्रियाओं में छिपा है। पहली है एक नई राष्ट्रीय जनगणना और दूसरी है उस जनगणना के आधार पर चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना, जिसे परिसीमन या डिलिमिटेशन कहते हैं। और कानून कहता है कि जब तक ये दोनों काम पूरे नहीं हो जाते, तब तक आरक्षण लागू नहीं हो सकता। अच्छा, ये परिसीमन क्या चीज़ है, इसे थोड़ा और समझते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि ये चुनावी नक्शे को फिर से बनाने जैसा है। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है और एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो कुछ चुनाव क्षेत्र बहुत बड़े हो जाते हैं और कुछ छोटे रह जाते हैं। परिसीमन ये सुनिश्चित करता है कि हर सांसद लगभग बराबर संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे। ये एक निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये एक बेहद जटिल और लंबा काम है। तो इस देरी और अनिश्चितता के बीच एक नया प्रस्ताव सामने आया है। एक ऐसा आइडिया जो ना सिर्फ इस रुकावट को तोड़ने की कोशिश करता है, बल्कि भारतीय संसद के पूरे स्ट्रक्चर को ही बदलने का लक्ष्य रखता है। चलिए देखते हैं कि यह प्रस्तावित 131वां संशोधन विधेयक क्या है। तो ये जो नया बिल प्रस्तावित है, इसके 2 बड़े लक्ष्य हैं।
पहला, लोकसभा की सीटों को बढ़ाना ताकि वो भारत की आज की आबादी को बेहतर ढंग से दर्शा सके। और दूसरा, सबसे जरूरी, महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन वाली शर्तों को बाईपास करना। तो ये बिल काम कैसे करेगा? देखिए, ये सीधे सीधे उन दो रुकावटों पर वार करता है। ये संविधान के अनुच्छेद 82 और 334A में बदलाव का प्रस्ताव रखता है ताकि सरकार को मौजूदा आंकड़ों के आधार पर ही तुरंत परिसीमन शुरू करने और महिला आरक्षण लागू करने की इजाजत मिल जाए। और हाँ, इसके साथ ही ये लोकसभा की सीटों की संख्या में भी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव करता है। इस बदलाव का पैमाना देखिए कितना बड़ा है। प्रस्ताव के मुताबिक लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर सीधे 850 हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे बड़े विस्तारों में से एक होगा। लेकिन ये पूरी बहस सिर्फ सीटों की गिनती या समय सीमा के बारे में नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र के बिल्कुल बुनियादी सिद्धांतों से जुड़ी है। इन कानूनों और संशोधनों के पीछे बहुत गहरे कानूनी और दार्शनिक विचार छिपे हैं। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सारभूत समानता या सब्सटैंटिव इक्वालिटी। ये विचार कहता है कि सच्ची समानता का मतलब सिर्फ सबके लिए एक जैसे नियम बना देना नहीं होता। हमें यह मानना होगा कि समाज में अलग अलग समूहों की शुरुआती लाइन अलग अलग होती है। इसीलिए ऐतिहासिक रूप से पिछड़े समूहों को बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण जैसे सकारात्मक कदमों की जरूरत होती है। महिला आरक्षण इसी सिद्धांत की एक मिसाल है। लेकिन संसद की शक्ति की भी एक सीमा है। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को स्थापित किया। ये सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे को, इसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। तो ये मूल संरचना आखिर है क्या? इसमें संविधान की सर्वोच्चता, आजाद और निष्पक्ष चुनाव और मौलिक अधिकारों जैसे विचार शामिल हैं। ये वो स्तंभ हैं जिन पर भारतीय लोकतंत्र खड़ा है और कोई भी संशोधन इन्हें कमजोर नहीं कर सकता। और यहीं पर हम एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। ये कहानी सिर्फ एक कानून की नहीं है, ये एक राष्ट्र की कहानी है जो प्रतिनिधित्व की तत्काल जरूरत, समानता के वादे और अपने संस्थापक सिद्धांतों के बीच सही संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी, ये सवाल कि भारत अपने लोकतंत्र को कैसे नया आकार देता है, आने वाले कई सालों